अस्सलामुअलैकुम। तो भाई ग्राफ बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और आज इसी इम्पॉर्टेंट टॉपिक को पढ़ना है। अच्छा, ग्राफ पेपर पे ही बनाया जाता है, तो मैंने आज आपको ग्राफ के बारे में तमाम नॉलेज देनी है इंशाल्लाह, यानी जितनी नॉलेज हो सके मैं आपको दे दूंगा। यहाँ पे मैंने कुछ पॉइंट्स भी लिखे हैं, ये जब एक्सप्लेन करूँगा जब आप ग्राफ बनाना सीख जाओगे। अच्छा, याद रखना इस तरह का आपके पास जो है वो ग्राफ पेपर आता है, ठीक है। ग्राफ पेपर देख लो और सबसे पहले ग्राफ पेपर को समझ लो। ये एक मेन स्क्वायर बॉक्स होता है, ठीक है। ये दिख रहा है, एक मेन स्क्वायर बॉक्स है। मैं इसको जो है वो सर्कल कर देता हूँ, स्क्वायर कर देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। ये आपका एक मेन स्क्वायर बॉक्स है, ठीक है। ये आ गया मेन स्क्वायर बॉक्स आपका। इसको आप कहते हो बिग स्क्वायर भी इसको कहा जा रहा होता है, ठीक है। बिग बॉक्स भी कहा जा रहा होता है। अच्छा, उसके बाद इस बिग बॉक्स के अंदर 4 बॉक्सेस आपको नज़र आ रहे होंगे, 1 1 2 3 4। और ये एक जो है वो उस बड़े स्क्वायर बॉक्स से उस छोटा स्क्वायर बॉक्स है, ठीक है। अच्छा, इस स्क्वायर बॉक्स के अंदर भी और स्क्वायर बॉक्स आ रहे होते हैं। तो ये 3 तरह से आपके पास बॉक्सेस होते हैं। एक सबसे बड़ा बॉक्स हो गया, एक उससे छोटा और एक सबसे छोटा बॉक्स हो गया। तो इन चीज़ों को आपने ग्राफ बनाते वक्त ध्यान में रखना है कि आपके पास एक बॉक्स यानी बड़ा बॉक्स या उससे छोटा बॉक्स या सबसे छोटा बॉक्स आप कितने का ले रहे हो, ठीक है। अच्छा, अब आओ ज़रा मेरे से यहाँ ग्राफ बनाना सीखो, क्योंकि आपको ग्राफ पेपर पता चल गया कैसे होता है। सबसे पहले याद रखना कि जब भी अगर आप ग्राफ बनाओ, ठीक है, तो ये पूरा ग्राफ पेपर ऑलमोस्ट यूज़ हो रहा हो, ठीक है। ये देख लो, जब भी ग्राफ बनाओ तो ये पूरा ग्राफ पेपर आप यूज़ कर रहे हो। ऐसा नहीं है कि सिर्फ इतने से हिस्से में ग्राफ बना दिया। ऐसा ग्राफ जो भी बनाता है, टीचर को पूरा इख्तियार होता है कि बस ये क्रॉस उसके ऊपर ड्रॉ कर दे, ठीक है। लेकिन टीचर नहीं करते हैं, लेकिन ये बिल्कुल गलत तरीका है। फॉर एग्जाम्पल, इसको इस तरह समझ लो, आपके पास 120 एकड़ की ज़मीन है, तो आप कोशिश करोगे ना कि आपका घर 120 एकड़ पर हो, ठीक है। या फिर ये करोगे कि 10 एकड़ पे घर बना लोगे, बाकी 110 एकड़ ऐसे ही छोड़ दोगे, नहीं। तो यही काम ग्राफ में भी करो, क्योंकि ग्राफ भी आपको पता है हमारे को इन्वायरमेंट से जो पेड़ हैं उसमें से हासिल हो रहा है, तो इसको ज़ाया नहीं करना हमने ग्राफ पेपर को भी। तो ग्राफ पेपर पे आपका जो ग्राफ है वो 70 to 80% ग्राफ पेपर पे बना हुआ होना चाहिए। ये इसका बेसिक रूल है। अब आओ ग्राफ बनता कैसे है, ज़रा इसको सीखो। देखो, जो बच्चा जिसने आज से पहले कभी ग्राफ नहीं बनाया ना, वो आज की वीडियो के बाद ग्राफ बनाना सीख जाएगा, ठीक है। अच्छा देखो, ये आ गया आपके पास। सबसे पहले मैं अपना ज़रा मार्कर साफ़ कर लूँ, क्योंकि मार्कर पे ना बहुत ज़्यादा इंक लगी हुई है, इंक रिफ़िल की होगी ना, इसलिए। अच्छा, अब आओ ज़रा ग्राफ पेपर पे ग्राफ बनाना सीखो। ये आ गया आपका वाई एक्सिस, ठीक है। याद रखना, हमेशा बात याद रखना। अभी मैं पूरा बुक से भी सिखाऊंगा, लेकिन बुक से सिखाने से पहले मुझे आपको जो है बेसिक नॉलेज देनी है, उसके बाद आप बुक से जो चीज़ें लिखी हैं वो खुद ही समझने लगोगे। ये आ गया आपका एक्स एक्सिस, ठीक है। ऐसे आप ग्राफ बनाते हो। हाँ, इसमें नेगेटिव एक्स एक्सिस और नेगेटिव वाई एक्सिस भी है, लेकिन उसकी ज़रूरत नहीं पड़ती है, पॉजिटिव में ही ज़रूरत पड़ती है। यह आ गया आपका पॉजिटिव एक्स एक्सिस, यह आ गया आपका पॉजिटिव वाई एक्सिस। ये चाहो तो यहाँ प्लस लगा लो, अमूमन यहीं आप प्लस लगाते हो, ठीक है। पॉजिटिव आ गया। अच्छा, याद रखना आप एक्स एक्सिस के ऊपर ज़्यादातर, हमेशा नहीं, ये रूल नहीं है, हमेशा नहीं होता ऐसा, ज़्यादातर ऐसा होता है कि आप इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो है वो आप कहाँ पर रखते हो, एक्स एक्सिस पे रखते हो। और डिपेंडेंट वेरिएबल जो है वो आप वाई एक्सिस पे रखते हो, ठीक है, वेरिएबल। अब इंडिपेंडेंट वेरिएबल कोई भी हो सकता है, टाइम, लेंथ, कोई भी आप वेरिएबल यहाँ पर रख सकते हो लाकर। अच्छा, और डिपेंडेबल वेरिएबल कोई भी हो सकता है, फोर्स, पावर, वर्क, कुछ भी रख सकते हो लाके। अच्छा, तो ये बात आपको समझ में आ गई। अब यहाँ पर आपने लिखना होगा कि एक्स एक्सिस पर एक, आपको मैंने बताया ना, एक्स एक्सिस पर एक होता है बड़ा बॉक्स जिसके अंदर 4 और बॉक्स आ रहे होते हैं, और उस 4 बॉक्स में से भी एक बॉक्स में आपके पास और बॉक्सेस मौजूद होते हैं। 5, आई थिंक 5 होते हैं, 5 से 6 वो बॉक्सेस होते हैं, मैं याद बता देता हूँ। हाँ, 5 होते हैं, ठीक है। ये छोटे बॉक्सेस आपके पास 5 होते हैं, तो एक और बना लेते हैं, ठीक है।
1 2 3 4 5 और इसी तरह से आगे चल रहा होता है। अब आप देख लो कि आपने ग्राफ अपना कितने बॉक्स पे बनाना है, एक बड़े बॉक्स पे बनाना है या बिल्कुल छोटे बॉक्स पे बनाना है, इस तरह आप खुद डिसाइड कर सकते हो। ये ग्राफ का आपको समझ में आ गया। अच्छा, अब ग्राफ में क्या पैटर्न बनते हैं, स्ट्रेट लाइन, कर्व, हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन, वर्टिकल स्ट्रेट लाइन, ठीक है। तो उसको मैं, उस रिलेशन को मैं जब समझाऊंगा जब मैं बुक से पढ़ूंगा। अच्छा भाई, ग्राफ बनाते वक्त एक बात याद रखना, जैसा कि मैंने बताया, आपने ये चीज़ बतानी है कि आपने एक्स एक्सिस पे क्या लिया है। फॉर एग्जांपल मैं एक्स एक्सिस पे टाइम ले रहा हूँ, ठीक है। हमेशा ये बात याद रखनी है ग्राफ बनाते वक्त, कभी भी ज़िंदगी में नहीं भूलना जो भी मैं बता रहा हूँ। जब भी ऐसा करोगे टीचर आपको जो है वो शाबाश देगा, उसके चेहरे पे भी खुशी आ जाएगी टीचर के कि हाँ भाई जो बच्चा मुझसे पढ़ने आया उसको पता है और वो उसने एमी इंग्लिश सेंटर से सीख लिया है। अच्छा, अब देखो यहाँ पर टाइम जो कि हमारा अच्छा चल रहा है, ठीक है। तो टाइम यहाँ पर है हमारा, टाइम आ गया। टाइम के लिए आप इस्तेमाल करते हो टी, तो चाहो तो पूरा टाइम लिख लो, अच्छी बात हो जाएगी। यूनिट, अगर यूनिट के बगैर लिख रहे हो तो समझ लो फ़ायदा ही नहीं है कोई ग्राफ बनाने का। पता ही नहीं है हमें कि सेकंड में बनाया है, मिनट में बनाया या मिली सेकंड में आपने ग्राफ बनाया, हमें नहीं पता। तो यूनिट, अब मैं सेकंड में बना रहा हूँ तो मैंने यूनिट लिखा एस, टाइम लिखा, हमें पता चल गया आपने एक्स एक्सिस यानी जहाँ पर इंडिपेंडेंट वेरिएबल आना है। याद रखना मैंने ये बात नहीं कही है कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल फिक्स होता है, मैंने ऐसी बात नहीं कही है कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल हमेशा एक्स एक्सिस पे आएगा, मैंने नहीं कहा। मैंने ये कहा है इंडिपेंडेंट वेरिएबल अक्सर जो है वो आपके पास कहाँ पर आता है, एक्स एक्सिस में, अक्सर यानी ज़्यादातर केसेस में, मोस्ट केसेस में। तो ये बात याद रखनी है, ठीक है। अच्छा, अब वाई एक्सिस पे आ जाओ। जिस तरह आपने एक्स एक्सिस पे बताया कि आपने क्या लिया है, टाइम, इसी तरह से वाई एक्सिस पे आप ले लो, ग्राफ बना लो आप डिस्टेंस और टाइम के दरमियान, यानी वेलोसिटी बन जाएगी आपके पास, ठीक है। तो आप यहाँ पर रख लो डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट रख लो, चाहो तो डिस्टेंस रख लो, डिस्प्लेसमेंट। यूनिट नेसेसरी, यूनिट नेसेसरी हो गया। अच्छा, अब आपने यहाँ पर ये बताना है कि आपने एक बड़ा बॉक्स कितने का लिया है, ठीक है, एक बड़ा बॉक्स कितने का लिया है। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास 3 बॉक्सेस है ना, एक सबसे बड़ा, एक उससे छोटा और एक सबसे छोटा। तो मैंने जो बिग बॉक्स है, एक हमारे पास हो गया स्मॉल बॉक्स, एक हो गया बिग बॉक्स और एक हो गया बिगेस्ट बॉक्स, 3 कंडीशन हो गए हमारे पास। तो मैंने जो एक बिग बॉक्स लिया है वो 1 मीटर का लिया है। कैसे पता चल रहा है 1, ये मैंने 1 बना दिया और यहाँ मैंने डिस्टेंस लिखकर मीटर लिख दिया, तो मेरे को पता चल रहा है। और एक बॉक्स और दोनों के दरमियान का डिस्टेंस भी 1 मीटर ही रहेगा। क्यों? क्योंकि 0 से लेकर 1 आप गए हो तो 1 आ रहा है, तो फिर डिफरेंस भी 1-1 का लोगे आप, ठीक है। ऐसा नहीं है कि पहले आपने 1 बना दिया उसके बाद डायरेक्ट 5, 9, पैटर्न फॉलो होगा। हमेशा याद रखना कि डिफरेंस जो है वो सेम आना चाहिए। 0 और 1 का डिफरेंस कितना आता है, ठीक है 1 और 2 का डिफरेंस कितना आता है 1, 2 और 3 का डिफरेंस कितना आता है 1, ज़िंदगी आसान, ठीक है। अच्छा, अब मैं ये जो बॉक्सेस मैंने बनाए थे इसे मैं मिटा रहा हूँ। अब मैं यहाँ पर ये ले रहा हूँ, ठीक है। तो ये तो मैं यहाँ ड्रॉ करके बता रहा हूँ, वैसे तो ग्राफ पे बनाना है अपनी ये सब चीज़ें। अच्छा, अब आपने टाइम कितना सेकंड पे लिया है, मतलब एक बड़ा बॉक्स कितने सेकंड का लिया है। बिग बॉक्स की बात कर रहा हूँ, बिगेस्ट बॉक्स की बात नहीं कर रहा, ठीक है। बिगेस्ट बॉक्स ये वाला है, बिग बॉक्स ये वाला है और स्मॉल बॉक्स ये वाला है, ठीक है। आपने एक एक्सिस एक्स एक्सिस पे 2 सेकंड का लिया है, मतलब एक जो बॉक्स है वो 2 सेकंड का लिया है, तो फिर दोबारा 4 आएगा, फिर 6 आएगा। डिफरेंस हमेशा सेम रहना चाहिए, डिफरेंस कभी भी चेंज नहीं होना चाहिए। 0 और 2 का डिफरेंस 2, 4 और 2 का डिफरेंस 2, 4 और 6 का डिफरेंस। अब डिफरेंस क्या है ये बता देता हूँ। डिफरेंस आपके पास है जब आप एक से दूसरी चीज़ माइनस करो, यानी 4 में से 2 माइनस करो 2, इसी तरह से 6 में से 4 माइनस करो 2। तो ये बात आपको याद रखनी है, इस चीज़ को मैं डिफरेंस कर रहा हूँ। अब आपने ये बात भी लिख के बतानी है कि आपने एक बॉक्स कितने का लिया है। तो मैं लिखता हूँ कि मैंने एक बिग बॉक्स, देखो मैंने यहाँ पे बिग बॉक्स लिया है, यहाँ पर लिख दो कि 1 बिग बॉक्स इज़ इक्वल टू, ऐसे लिख लो, या फिर वो इक्वल टू का साइन बना लो, इक्वल टू 2 सेकेंड। अच्छा, अब ये तो ठीक है, ये ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हो, लेकिन ऐसे ज़्यादा लिखना अच्छा नहीं माना जाता।
क्यों? क्योंकि हम ये छोटे छोटे बॉक्स को देख के बताते हैं। तो छोटे छोटे बॉक्स को देख के बताने के लिए हमें क्या करना होता है, एक मिनट ज़रा मैं कैलकुलेटर ले लूँ, ये बात समझ लो, ग्राफ आपके लिए आसान हो जाएगी। ये भी लिख सकते हो, गलत नहीं है, लेकिन ये अच्छा नहीं माना जाता। आप कैलकुलेशन इस छोटे बॉक्स के मुताबिक करते हो, तो इसको रिमूव करो, ठीक है। तो यहाँ लिखो 1 स्मॉल, ठीक है। हमेशा आपने बताना है कि ये स्मॉल बॉक्स कितने के बराबर आ रहा है, बिग बॉक्स नहीं बताना, हमेशा स्मॉल बॉक्स बताना है कितने के बराबर आ रहा है। तो 1 स्मॉल बॉक्स इज इक्वल टू, अब 1 स्मॉल बॉक्स एट एक्स एक्सिस, ठीक है, एक्स एक्सिस लिख लो इस पर, एक्स एक्सिस पर 1 स्मॉल बॉक्स इक्वल है, कितने के इक्वल है, 2 लिया हुआ है ना आपने। कैलकुलेटर पे आ जाओ, नज़र आ रहा है? हाँ नज़र आ रहा है, मैं देख लेता हूँ, हाँ नज़र आ रहा है, ठीक है। आपने 2 सेकंड लिया ना, तो 2 को डिवाइड कर दो 5 से, तो पता चल जाएगा कि एक बॉक्स कितने का आ रहा है, 0.4। तो ये जो एक छोटा सा बॉक्स है ना आपके पास 0.4 का आ रहा है, ठीक है, इक्वल टू 0.4। अब ये तो एक्स एक्सिस की बात हो गई, वाई एक्सिस पे भी तो आपने कुछ रीडिंग रखी है, उसको भी बताओ। अब वाई एक्सिस लिखो यहाँ पे। अच्छा देखो, मेरा तो ये ग्राफ में ज़्यादा आ रहा है क्योंकि मेरे पास तो मार्कर है और बोर्ड है ना, लेकिन आप अगर लिखोगे तो छोटा छोटा सा आएगा। अब वाई एक्सिस पे आपने क्या किया है, टीचर को पता भी तो होना चाहिए। 1 स्मॉल बॉक्स इज इक्वल टू, अच्छा यहाँ सेकंड भी लिख दो क्योंकि आपने सेकंड में लिया है। अच्छा अब आपने कितना लिया, 1, क्योंकि 5 बॉक्सेस होते हैं ना, यहाँ से भी 5 बॉक्सेस होते हैं, ठीक है, 1 2 3 4, ठीक है। अच्छा तो 1 डिवाइडेड बाय 5 करो, आंसर नहीं 5, ठीक है। तो एक जो छोटा सा बॉक्स आपके पास आ रहा है वो 0.2 मीटर का आ रहा है, और बिल्कुल सही है, 0.2 0.4 0.6 0.8 और 1 हो जाएगा। समझ आ गई बात? अब जब भी ग्राफ बनाना इसी तरह बनाना, इसी तरह से पैटर्न रखना। अगर कोई नंबर काटे तो उससे पूछ लेना कि और क्या चीज़ इंक्लूड करनी है, लेकिन इंशाल्लाह कोई आपके फिर नंबर नहीं काटेगा अगर इस तरह से आपने ग्राफ पेपर पे ड्रॉ किया, क्योंकि मुझे सब पता चल रहा है कि आपने क्या एक्स एक्सिस पे लिया, आपने क्या वाई एक्सिस पे लिया, आपने एक्स एक्सिस पे एक छोटा बॉक्स कितने का लिया, आपने वाई एक्सिस पे एक छोटा बॉक्स कितने का लिया। और मैं खुद इस तरह से ग्राफ बनाकर पूरे 5-5 नंबर 10-10 नंबर टॉपिक्स में, एक्सपेरिमेंट में, प्रैक्टिकल्स में लेता आया हूँ, आपको भी इंशाल्लाह मिलेंगे। तो समझ लो ये तरीका, ज़िंदगी रहेगी आसान। अब ये तो वो बातें हो गई जो कि ग्राफ समझाने के लिए ज़रूरी थी। यहाँ पर आपका टॉपिक हो गया है एक तरह से पूरी तरह मुकम्मल, मतलब बेसिक टॉपिक। अब यहाँ से आपका टॉपिक शुरू होगा जो बुक में बात हो रही है, क्योंकि बुक में बेसिक नहीं है, बुक में आपको थोड़ा सा डिटेल में बताई गई है बात, ठीक है। अब आ जाओ यहाँ पर, सबसे पहले ये समझ लो, फिर बुक में जितनी भी बात लिखी है खुद ही समझ आ जाएगी। ग्राफ शो इंफॉर्मेशन विथ पिक्चर्स। अब बिल्कुल सही बात है, ये ग्राफ है, इसमें पिक्चर्स नज़र आ रही है ना, बॉक्स नज़र आ रहे हैं आपको, एक्स एक्सिस नज़र आ रहा है, वाई एक्सिस, ये सब पिक्चर्स ही तो हैं, और क्या चीज़ है, ठीक है, ये बात आ गई। अच्छा इन्फॉर्मेशन भी मिल रही है आपको कि अगर x की वैल्यू आपके पास 6 है तो y की वैल्यू आपके पास कितनी आ रही है, 3 आ रही है। यानी अगर आपके पास x 6 सेकंड है तो y आपके पास कितना आ रहा है, 3 सेकंड आ रहा है, क्योंकि देखो ये डॉटेड लाइन बनाई जाएगी यहाँ पर, ठीक है। थोड़ा सा मैं इधर चला गया, 6, ठीक है। तो समझ में आ रही है ना बात, समझ में आ रही है। तो अब अगर इसका पॉइंट लिखना चाहो तो ऐसे लिख सकते हो कि 6,3 ऐसे करके। देखा, मैंने कहा था ना ये चीज़ मैं कहाँ समझाऊंगा, मैथ में अभी सॉल्व कर लो, लेकिन ये कोऑर्डिनेट कैसे बनाते हैं ये मैं फिज़िक्स में समझाऊंगा, क्योंकि यहाँ पर नहीं समझ आएगी बात, तो ये डिटेल में ये समझाना था। तो ए से लेके शुरू हुआ हूँ, जेड तक जाना है, अभी बीच में ही है कहीं हम, ठीक है। अच्छा अब देखो, डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्राफ शो डिफरेंट थिंग्स। अब इस बात को समझने के लिए हमें अपनी बुक के पास जाना पड़ेगा, हमें अपनी बुक की हेल्प लेनी पड़ेगी, क्योंकि ये बात हमें बुक में लिख के दे दी गई है। याद रखना, ग्राफ मुख्तलिफ़ किस्म के होते हैं, हॉरिजॉन्टल ग्राफ होता है, हाइपरबोला बन रहा होता है ग्राफ में, तो उन्हें टाइप्स कहा जाता है ग्राफ की। अब वो बात आपको मैं इसमें समझाना शुरू करता हूँ, ठीक है। ये वाला जो पॉइंट है मैंने अभी आपको इससे समझाना है। सबसे पहले क्या ग्राफ की डेफिनेशन लिखी हुई है बुक के मुताबिक वो देख लो। ग्राफ आर विजुअल्स दैट शो रिलेशन बिटवीन intended or display the data in a way that is easy to understand and remember।
बिल्कुल वही बात जो इधर मैंने छोटा सा पॉइंट बना के लिख दी, वही बात यहाँ बड़ा करके लिखा हुआ है कि ग्राफ एक ऐसी चीज़ है जो आपको विजुअल देती है, यानी आपको देख सकते हो आप इसको कि कौन सी चीज़ कितनी है, और साथ ही साथ इसमें इन्फॉर्मेशंस मौजूद हैं जो कि आपको रीड करनी आनी चाहिए और वो आपको रीड करनी आ चुकी हैं। अच्छा, और साथ ही साथ इस इन्फॉर्मेशन के ज़रिए से आप एक पैटर्न बना सकते हो, एक लाइन एक ड्रॉ कर सकते हो, एक ग्राफ बना सकते हो। ठीक है, ये बात हो गई। अच्छा, बाकी ये सब कुछ नीचे लिखा हुआ है कि इन्फॉर्मेशन, और साथ ही साथ ग्राफ ये भी बताता है एक्स का वाई के साथ क्या रिलेशन है। फॉर एग्जांपल, अभी मेरे पास एक वेलोसिटी है कांस्टेंट, अब मैं ये स्क्वायर मिटा रहा हूँ क्योंकि मुझे बनाना है एक लाइन। मेरे पास एक वेलोसिटी है, कांस्टेंट वेलोसिटी है, ठीक है, एक कांस्टेंट वेलोसिटी है, तो एक्स और वाई का रिलेशन आपस में क्या होगा? डायरेक्ट रिलेशन होगा, यानी टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा एस के। ठीक है, ये मैं सिर्फ बताने के लिए लिख रहा हूँ, टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा एस के। और अगर वेलोसिटी का फॉर्मूला भी चेक करो तो ऐसा ही होता है, v इज इक्वल टू एस अपॉन टी होता है ना, तो टी के पास चला जाता है और एस के पास आ जाता है। v कांस्टेंट हो गया आपके पास, ठीक है, v कांस्टेंट हो गया। ये बात आपको समझ में आ रही है, ग्राफ से भी आ रही है और यहाँ भी। क्यों? हर 2 सेकंड बाद 1 मीटर वेलोसिटी बढ़ रही है। 2 सेकंड बाद आपने देखा तो 1 मीटर वेलोसिटी थी, 4 सेकंड बाद आपने देखा तो फिर 1 मीटर वेलोसिटी और बढ़ गई, यानी 2 सेकंड टाइम बढ़ा, 1 मीटर डिस्टेंस बढ़ा। फिर आपने जो है वो और 1 सेकंड बाद देखा, ये थोड़ा सा लाइन बड़ी बन गई है लेकिन ये बता इसी चीज़ को रही है, ठीक है। फिर आपने 1 सेकंड बाद देखा, इसको 6 को यहाँ बना लो, ठीक है। तो 1 सेकंड बाद आपने 2 सेकंड बाद आपने फिर देखा, तो फिर आपका जो डिस्टेंस है वो कितना आ रहा है, फिर आपका डिस्टेंस जो है वो दोबारा 1 मीटर आ रहा है। तो क्या रिलेशन हुआ? डायरेक्ट रिलेशन हुआ, यानी ये बात प्रूफ हो गई कि, और ग्राफ के, और ये आपके पास कौन सा हो गया? ये डायरेक्ट रिलेशन वाला ग्राफ हो गया आपके पास, ठीक है। तो ये बात यहाँ आ गई। अच्छा, अब डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल बता देता हूँ। वैसे मैंने यहाँ पर ड्रॉ करके बता दिए और अब बस इसको पढ़ देता हूँ मैं। इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज़ अ वेरिएबल दैट इज़ manipulated in an experiment or study to observe the effect it has on a dependent variable। अच्छा, इंडिपेंडेंट वेरिएबल को क्या होता है? इंडिपेंडेंट वेरिएबल आपके पास वो वेरिएबल होता है कि जिसकी वैल्यू अगर आप डालो तो आपको एस की वैल्यू मिल जाए, ठीक है। याद समझ में आ रही है बात? इंडिपेंडेंट वेरिएबल वो वेरिएबल होता है जो कि आपके पास जैसे जैसे चेंज होगा तो आपके पास y भी चेंज होता रहेगा। यानी आपके पास x चेंज हो रहा है, x आपके पास इनपुट है, y आपके पास आउटपुट है। तो जैसे जैसे आप टाइम की वैल्यू डालोगे आपको s की वैल्यू मिलती रहेगी। तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा वेरिएबल है? जो कि आपको y की यानी डिपेंडेबल वेरिएबल की वैल्यू प्रोवाइड करे। ये सिंपल इसकी डेफिनेशन है, लेकिन इसको थोड़ा सा हार्ड करके बताता हूँ मैं, क्योंकि यहाँ इतना सिंपल नहीं है, ये थोड़ा सा मुश्किल भी है। जोड़ तोड़ का वर्ड इस्तेमाल हुआ है, मैनिपुलेट का मत इस्तेमाल हुआ है। आप एक एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, उस एक्सपेरिमेंट में आप जानना चाहते हो कि 8 सेकंड बाद आपके पास क्या वैल्यू आएगी, 8 सेकंड बाद आपके पास डिस्टेंस की क्या वैल्यू आएगी। वेलोसिटी में आपको कह देता हूँ, वेलोसिटी आपके पास है 2 मीटर पर सेकेंड, ये सपोज कर लो 2 मीटर पर सेकेंड आपके पास वेलोसिटी है। तो अब आप एस के ज़रिए से एस की वैल्यू निकाल सकते हो। आपको नहीं पता 8 सेकंड बाद एस की क्या वैल्यू आएगी, लेकिन वाई जो कि टी जो कि एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है वो आपको एस की वैल्यू निकाल के दे देगा। कैसे? आपको वी पता है कितना है 2, आपको एस पता चल गया, टी पता चल गया जो कि है आपके पास 8, तो आपके पास एस कितना आ रहा है? एस आ रहा है आपके पास 16। तो ये बिल्कुल सही बात है, ये बिल्कुल सही बात। अच्छा, यहाँ पर ये याद रखना कि यहाँ पर हमने वेलोसिटी 2 रखी है तो इसीलिए ये ऐसा हो रहा है, ठीक है, कि 16 आ रहा है। ये बात आप याद रखना हमेशा, ठीक है, वरना तो आप ये समझ रहे हो कि 4 आना चाहिए, ठीक है, 4 आना चाहिए। तो वेलोसिटी मैं देख लेता हूँ इसकी वेलोसिटी क्या आएगी। वेलोसिटी इसकी 2 नहीं रख सकते हम, वरना ये ग्राफ जो हम बना रहे हैं वो फॉलो नहीं होगा, ठीक है। ये 8 तो सही है, वेलोसिटी हमें यहाँ से निकालनी पड़ेगी। अब वेलोसिटी निकालनी है तो कैसे निकाल सकते हो? आपको पता है s अपॉन टी होता है, तो 1 डिवाइडेड बाई 2 कर दो, 0.5। तो वेलोसिटी कांस्टेंट है लेकिन 0.5 है। अब सही आएगा, ठीक है। देखो
तो आपके पास आ गया 4 मीटर। अब मैंने ये कैसे किया, बेशक वेलोसिटी आपके पास एक कांस्टेंट है, लेकिन वो कांस्टेंट आपको यहाँ से पता चल रहा है कि वो कांस्टेंट क्या है। कैसे पता चलेगा कि आपके पास वेलोसिटी का क्या फार्मूला है। वेलोसिटी का आपके पास फार्मूला होता है v इज इक्वल, ये लिखा हुआ है ना बल्कि मैंने यहाँ पर, ये रहा ना वेलोसिटी का फार्मूला। तो ग्राफ के ज़रिए से डिस्टेंस निकाल लो ना, तो वेलोसिटी भी ग्राफ के ज़रिए से निकलेगी। आपने क्या करना है, s रखना है। s आपके पास कितना था, चलो मैं 3 रख के निकालता हूँ, देखना सेम वेलोसिटी आएगी 3, और उस पर टाइम कितना है, जब यानी 3 मीटर का डिस्टेंस आपने कवर किया तो टाइम कितना था 6, तो देखो वही 0.5 आ रही है। तो इस तरह से आपके पास वेलोसिटी हमेशा 0.5 रहेगी क्योंकि कांस्टेंट है। तो यहाँ पर आपके पास पॉइंट आएगा। तो आपने क्या किया, आपने x की मदद से y निकाल लिया, तो इसी चीज़ को कहते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल। यानी आप इंडिपेंडेंट वेरिएबल की मदद से डिपेंडेबल वेरिएबल निकाल लो। और इंडिपेंडेंट वेरिएबल को एक और नाम भी दिया जाता है इनपुट वेरिएबल। इनपुट वेरिएबल क्यों कहा जाता है, क्योंकि जब आप इस इक्वेशन में t की वैल्यू डाल रहे हो तो डिपेंडेबल वेरिएबल यानी s की वैल्यू आ रही है, और डिपेंडेबल वेरिएबल को कहा जाता है आउटपुट वेरिएबल। अब देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, इसके चेंज होने से ये चीज़ चेंज होगी। इंडिपेंडेंट वेरिएबल को थोड़ा और आसान समझना चाहो तो वो ऐसा है कि इसके चेंज होने से ये चीज़ चेंज होगी, ठीक है। यानी जैसे जैसे देखो ये हमारे पास कितना आ गया, ये हमारे पास 8 सेकंड हो गया था ना, वो थोड़ा सा मैंने ग्राफ में आगे बना दिया है, लेकिन आप चाहो तो थोड़ा करीब बना सकते हो, क्योंकि हम एक रफ ग्राफ बना रहे हैं तो कोई मसला नहीं है, ठीक है। तो ये बात आपको समझ में आ जाएगी। अब डिपेंडेबल वेरिएबल देखो, अ डिपेंडेबल वेरिएबल इज अ वेरिएबल दैट इज बीइंग मेजर्ड और ऑब्जर्व्ड इन अ एक्सपेरिमेंट और स्टडी एंड इज एक्सपेक्टेड टू चेंज एज अ रिजल्ट ऑफ द मैनिपुलेशन ऑफ द इंडिपेंडेंट वेरिएबल। बात समझ आ रही है कि अगर इंडिपेंडेंट वेरिएबल को चेंज कर रहे हो तो ये वाली वैल्यू खुद ही चेंज हो रही है, ये खुद ही निकल कर आपके पास आ रहा है ग्राफ में। यानी बस आप टाइम की वैल्यू रखते रहो, इस फॉर्मूले के अंदर आपके पास x की वैल्यू यानी x वेरिएबल की वैल्यू आती रहेगी, उसको आपको डिस्टेंस की वैल्यू आपके पास आती रहेगी। x पर क्या है, टाइम है, y पर क्या है, डिस्टेंस है, ठीक है। ये बात आपको समझ में आ गई। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं। तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल डिपेंडेबल वेरिएबल को थोड़ा सा मैं और एक्सप्लेन कर देता हूँ कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल वो वेरिएबल है कि जिसके चेंज होने से आपके पास y की वैल्यू चेंज होगी, ठीक है। ये बात आपको याद रहेगी, चलो इंशाल्लाह याद रहेगी, ठीक है। और डिपेंडेबल वेरिएबल के चेंज होने से आपके पास x की वैल्यू चेंज नहीं होगी। फॉर एग्जांपल आप 8 मीटर पे चले जाओ, आप सिर्फ y की वैल्यू चेंज कर रहे हो तो x की वैल्यू चेंज नहीं हो रही। तो ये भी एक इसमें चीज़ होती है जो याद रखने वाली होती है। अच्छा, अब बेस्ट फिट लाइन ग्राफ, इसको देखते हैं। अच्छा, सबसे पहले मैं ये बता देता हूँ, डिफरेंट टाइप ऑफ ग्राफ शो डिफरेंट रिलेशन या डिफरेंट थिंग्स। अब ये क्या मतलब है, इसको ज़रा यहाँ देखो, इसको लिख लेना पूरे को, जो मैं लिखवाता रहता हूँ एक कॉपी बना लो, उसमें ये पूरी चीज़ें लिख लिया करो, ठीक है। अच्छा, अब मैं सिर्फ इसको रिमूव कर रहा हूँ, बल्कि नहीं, इसको भी रिमूव करना पड़ेगा क्योंकि अब बिल्कुल नई चीज़ आ गई है, तो उस नई चीज़ को हम बिल्कुल अलग से स्टडी करेंगे। अच्छा, बेस्ट फिट ग्राफ क्या होता है, ये ज़रा देखो, बेस्ट फिट लाइन ग्राफ क्या होता है, ये ज़रा देखो। देखो उसमें कहा ना कि डिफरेंट टाइप होते हैं ग्राफ के, तो ये भी एक टाइप है ग्राफ की, बेस्ट फिट लाइन ग्राफ, ठीक है। अच्छा, पॉइंट्स बने हुए हैं आपके पास, पॉइंट्स बने हुए हैं, ठीक है, पॉइंट्स बने हुए हैं। अच्छा, ठीक है, पॉइंट्स बने हुए। अब बेस्ट फिट लाइन ग्राफ ये है कि आप एक ऐसी लाइन बनाओ, इसमें एक ऐसी लाइन बनाओ जो कि एक स्ट्रेट लाइन, एक ऐसी स्ट्रेट लाइन बनाओ जो कि इन तमाम पॉइंट्स के करीब हो, यानी वो स्ट्रेट लाइन के हर पॉइंट करीब आ रहा हो। अब मैं अगर यहाँ पर लाइन बना दूँ तो ये वाला पॉइंट दूर आ रहा है, ये करीब आ रहा है, तो ये वाली लाइन, तो यहाँ पे तो लाइन नहीं बना सकता मैं, ये बात पता चल गई। अगर मैं ये वाली लाइन बनाऊँ, इसी को कहते हैं, थोड़ा सा इसको बड़ा कर देते हैं, इसी को कहते हैं बेस्ट फिट लाइन ग्राफ, कि आपके पास जितने भी पॉइंट बन रहे हैं ग्राफ में वो करीब करीब आ जाए लाइन के, और फिर आप उसको स्टडी कर लो, तो इसी को कहा जाता है बेस्ट फिट लाइन ग्राफ। और इसकी अगर आप वो देखो, पिक्चर नहीं दिख रही होगी ना, हाँ नहीं दिख रही, वो भी इसी तरह की बनी हुई है कि ऐसी लाइन, ऐसी स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करो
कि जितने भी इर्द गिर्द वाले पॉइंट हैं वो उस लाइन के करीब तर आ जाएं, ताकि हम बाद में फिर उसे स्टडी कर सकें। तो इसे कहते हैं आप बेस्ट फिट लाइन ग्राफ, और यही बात यहाँ लिखी हुई है। अ बेस्ट फिट लाइन ग्राफ इज़ अ टाइप ऑफ ग्राफ यूज्ड टू विजुअलाइज द रिलेशन बिटवीन टू वेरिएबल्स एंड इज यूज्ड टू शो द जनरल ट्रेंड इन द डेटा। तो ये क्यों बनाई गई है लाइन? ताकि आप वेरिएबल्स के आपस में क्या रिलेशन है इसको स्टडी कर सको। अभी क्या रिलेशन है वेरिएबल्स का आपस में? स्ट्रेट लाइन, यानी डायरेक्ट रिलेशन है, ठीक है। अच्छा, उसके अलावा आपके पास इर्द गिर्द वाली लाइंस, इर्द गिर्द वाले पॉइंट्स भी करीब आ गए हैं इस लाइन के, ठीक है। तो यही बेस्ट फिट था। अच्छा, एरर बार। जब भी ग्राफ में आप इस तरह की एरर बार देखो, इस तरह की एरर बार देखो, तो इसका मतलब है कि अनसर्टेनिटी है ग्राफ में, यानी वैल्यू एक्यूरेट तो है लेकिन इसमें और भी नंबर आ सकते थे इससे मज़ीद एक्यूरेट बनाने के लिए। हमने अनसर्टेनिटी पढ़ा था ना, क्या था अनसर्टेनिटी? कि हमने एक वैल्यू तो निकाल ली है लेकिन अभी भी हम श्योर नहीं है कि इसमें और भी नंबर आने चाहिए थे। कैसे? आपने एक डिस्टेंस निकाला 2.01, क्या ये 100% एक्यूरेट है? मतलब इसमें आगे और नंबर नहीं आ सकते? आ सकते हैं। इसमें आप 5, 2, 6, 5, 9 और नंबर भी ला सकते हो। तो ये नंबर आपको नहीं पता, तो इसी को तो बोलते हैं अनसर्टेनिटी, ठीक है। अनसर्टेनिटी यानी आप 100% श्योर नहीं हो अपने जो है वो वैल्यू पर। श्योर तो हो, सही निकाला है, लेकिन कुछ पॉइंट, कुछ वैल्यू कम आई हैं, तो यही आप कहलाता है एरर बार। अगर ये एरर बार बड़ा छोटा है तो इसका मतलब है कि वैल्यू करीब तर है, यानी ज़्यादा गलती नहीं है, वैल्यू में अनसर्टेनिटी कम से कम है। अगर ये बार बढ़ जाए तो इसका मतलब है कि आपकी वैल्यू में अनसर्टेनिटी ज़्यादा है, यानी और भी नंबर आने चाहिए थे जो नहीं आए हैं। ये इस चीज़ को डिनोट करेगा आपके पास, ठीक है। तो अब मुझे बताओ, मैं 2 बार बना रहा हूँ, ठीक है, किस वाली बार में अनसर्टेनिटी ज़्यादा है या आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ। बार ए में अनसर्टेनिटी ज़्यादा है या बार 2 में अनसर्टेनिटी ज़्यादा है? वीडियो के दौरान ही कमेंट कर दो मुझे जल्दी से, मैं देख लूँगा, ठीक है। अच्छा, अब आखिरी चीज़ है एक्स्ट्रापोलेशन, ठीक है। एक्स्ट्रापोलेशन, एक्स्ट्रा मैनिपुलेशन नहीं, एक्स्ट्रापोलेशन। अब एक्स्ट्रापोलेशन क्या होता है? इस पूरे को मिटाना पड़ेगा। अब आप ये समझ चुके हो, इसीलिए मैं इसे मिटा रहा हूँ। तो ये बात समझ में आ गई ना। एक और पॉइंट आपको मैंने एक्सप्लेन कर दिया कि ग्राफ की मदद से आपस में क्या रिलेशन है, वो आप देख सकते हो। अच्छा, हेल्प सी ट्रेंड्स एंड पैटर्न। अब इसको भी समझ लो, इसको ये नहीं बनाया हुआ, मैं बना के बता देता हूँ। ये आपके पास एक x है, ये आपके पास एक y है। आप बॉयल्स लॉ स्टडी कर चुके हो, चार्ल्स लॉ स्टडी कर चुके हो। बॉयल्स लॉ में आप वॉल्यूम को इधर रखते हो x एक्सिस पे, प्रेशर को y एक्सिस पे रखते हो, ठीक है। तो आप चाहो तो इंटरनेट से भी देख सकते हो, ठीक है। तो ये आप याद रखना। तो अब यहाँ पर आते हैं। अच्छा, तो ट्रेंड एंड पैटर्न क्या है? अब बॉयल्स लॉ का मैं ग्राफ बनाऊं तो मेरे पास क्या ट्रेंड आता है, यानी क्या पैटर्न आता है? ट्रेंड से मुराद है कि प्रेशर और वॉल्यूम के दरमियान डायरेक्ट रिलेशन है, प्रेशर और वॉल्यूम के दरमियान इन्वर्स रिलेशन है, या इन दोनों में से एक चीज़ कांस्टेंट है। ये ट्रेंड और पैटर्न होता है आपके पास, ट्रेंड होता है आपके पास। कोई भी बच्चे से मैं पूछूं कि बॉयल्स लॉ का ग्राफ कैसे बनता है, तो वो बोलेगा सर इन्वर्स। अब इन्वर्स का ग्राफ आप ऐसे बनाओगे, कैसे? क्या होता है आपके पास? P इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है V के, ये कह लो, या V इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है P के, एक ही बात है। अब कैसे? देखो, अगर आप प्रेशर को कम कर रहे हो तो देखो वॉल्यूम बढ़ रहा है ना। देखो प्रेशर तो आपके पास कम हो रहा है लेकिन वॉल्यूम आगे की तरफ जा रहा है, यानी बढ़ रहा है ना। अब इसी तरह से प्रेशर को अगर आप बढ़ा रहे हो, वॉल्यूम को अगर आप बढ़ा रहे हो, सॉरी वॉल्यूम को आप कम कर रहे हो, तो देखो प्रेशर आपके पास ऊपर जाता जा रहा है। तो ये क्या हो गया? ये पैटर्न किस तरह का हो गया? अब देखो वॉल्यूम कम कर रहे हो, आप इस तरफ जा रहे हो, यानी जीरो की तरफ जा रहे हो तो कम हो रहा है, लेकिन देखो प्रेशर आपके पास बढ़ता जा रहा है। तो ये किस तरह का पैटर्न हो गया? ये आपके पास एक इन्वर्स पैटर्न हो गया, एक इन्वर्स रिलेशन हो गया ग्राफ में। अच्छा, अब मैं बोलूँ, आप मुझे बताओ, आपके पास प्रेशर कांस्टेंट है लेकिन वॉल्यूम बढ़ रहा है, कैसे बनाओगे ग्राफ को? और प्रेशर कांस्टेंट कहाँ पर है? ये ATM में है, ठीक है। तो प्रेशर कांस्टेंट है 4 पर, तो किस तरह की लाइन आएगी? क्या दिमाग में आ रहा है? किस तरह का जो है वो ग्राफ बनना चाहिए? कांस्टेंट है प्रेशर,
लेकिन वॉल्यूम चेंज हो रहा है। ये किस प्रोसेस में होता है? ये होता है आइसोबैरिक प्रोसेस में होता है आपके पास। हाँ बिल्कुल सही, हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन। क्यों? क्योंकि प्रेशर नहीं बढ़ रहा, सिर्फ वॉल्यूम बढ़ रहा है, तो सीधी लाइन आ जाएगी। इसी तरह से आइसोकोरिक प्रोसेस बताओ, वॉल्यूम तो बढ़ रहा, वॉल्यूम कांस्टेंट है, प्रेशर बढ़ रहा है, तो वर्टिकल स्ट्रेट लाइन आ जाएगी। ठीक है। अच्छा, अब वॉल्यूम और प्रेशर दोनों एक साथ बढ़ रहे हैं, तो इस तरह की स्ट्रेट लाइन आ जाएगी। तो ये आपने याद रखना कि ग्राफ इस तरह से बनता है। अच्छा, अब इसी चीज़ को समझाने के लिए मैंने ये बताया। अब इसमें एक्स्ट्रापोलेशन का मतलब समझो। एक्स्ट्रापोलेशन एक पूरा एक खुद डिटेल टॉपिक है, लेकिन यहाँ इन्होंने बिल्कुल सब टॉपिक में डाला है उसे, तो इसको थोड़ा इस तरह समझाना पड़ेगा ग्राफ बनाकर। ये मैंने कहा था ना शुरू में कि ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस होता है, ये नेगेटिव वाई एक्सिस होता है, सॉरी पॉजिटिव वाई एक्सिस होता है। लेकिन आपके पास यहाँ पर अगर आप इस तरफ यूँ आओगे तो आपके पास नेगेटिव वाई एक्सिस, नेगेटिव एक्स एक्सिस आएगा आपके पास। ठीक है, नेगेटिव एक्स एक्सिस आएगा। अब आपके पास एक ये यूँ लाइन आ रही है। ठीक है, और यहाँ एक टेम्परेचर आ रहा है 273, ये है एब्सोल्यूट टेम्परेचर। ठीक है, जिसे आप 0 केल्विन भी कहते हो। 0 केल्विन और एब्सोल्यूट टेम्परेचर क्या होता है, याद रखना कि जिस पर गैस के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो मोशन करना बंद कर देते हैं। 0 केल्विन या -273 सेल्सियस का जो टेम्परेचर है वो टेम्परेचर होता है जिसके ऊपर गैस के मॉलिक्यूल्स मोशन करना बंद कर देते हैं और गैस का वॉल्यूम ख़त्म हो जाता है। याद है आपको, आप गैस को एक हद तक ही कंप्रेस कर सकते हो, आप उसे इनफाइनाइट कंप्रेस नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल एक बलून लो और उसे दबाओ, तो आप ऐसा तो नहीं होगा कि वो बलून बिल्कुल फ्लैट हो जाए, नहीं, हमेशा उसमें कुछ ना कुछ गैस रहेगी। हाँ, कंप्रेस तो कर पा रहे हो, लेकिन इनफाइनाइट कंप्रेस नहीं कर सकते, ज़ीरो उसको कंप्रेस नहीं कर सकते, आप बिल्कुल चपटा नहीं कर सकते आप बलून को। तो लेकिन अगर आप उस बलून के अंदर का टेम्परेचर -273.15 कर दो, जो कि इम्पॉसिबल है करना, आज तक दुनिया में इतना टेम्परेचर अचीव नहीं किया गया है। दुनिया में जहाँ तक भी टेम्परेचर अचीव किया गया है वो यहीं तक किया गया है। देखा ग्राफ से कितना ज़्यादा पैटर्न समझने के लिए मिल जाता है। तो जब तक आज तक दुनिया में जितना भी पैटर्न, जितना भी कम टेम्परेचर अचीव किया गया है वो यहीं तक किया गया है, इसके नीचे नहीं किया गया। इसके नीचे क्या काम किया गया है? इसके नीचे काम किया गया है एक्स्ट्रा पॉल्यूशन किया गया है। पोल्यूशन किया गया है, पोल्यूशन ही है भाई, एक्स्ट्रा पॉल्यूशन। ठीक है, एक्स्ट्रा पॉल्यूशन किया गया है इसके नीचे, यानी ग्राफ में पीछे की तरफ वो वैल्यूज सजेस्ट की गई हैं जिससे हमें वो टेम्परेचर मिल जाए जो एब्सोल्यूट ज़ीरो होता है, यानी 0 केल्विन होता है। याद रखना -273.15 सेल्सियस बराबर होता है 0 केल्विन के। ठीक है, जिसे एब्सोल्यूट केल्विन भी कहा जा रहा होता है। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक हमें x की वैल्यूज़ हमारे पास थी। ठीक है, हमने इतना जो टेम्परेचर था वो खुद ही अचीव कर लिया था। ठीक है, लेकिन हम देखना चाहते थे कि किस टेम्परेचर पर वॉल्यूम जो है वो ज़ीरो होगा। तो यहाँ पर आपके पास वॉल्यूम ज़ीरो आ गया, तो इस टेम्परेचर पे भी वॉल्यूम ज़ीरो नहीं है। ठीक है, यहाँ से नेगेटिव में आना शुरू हुआ, वहाँ से पॉजिटिव है। इस टेम्परेचर पे भी ज़ीरो नहीं है वॉल्यूम, इस टेम्परेचर पे भी वॉल्यूम ज़ीरो नहीं है, लेकिन इस टेम्परेचर पर वॉल्यूम आपके पास ज़ीरो आ रहा है। तो ये टेम्परेचर कैसे हासिल किया गया? मतलब ये वाला टेम्परेचर हमारे पास दुनिया में तो एग्जिस्ट नहीं कर रहा था, लेकिन हमने क्या किया, इमेजिनरी तौर पर ग्राफ में टेम्परेचर को कम करते गए, इमेजिनरी तौर पर ग्राफ में टेम्परेचर को कम करते गए, और ये वाली जो इक्वेशन है इसे इस्तेमाल करते गए। V = V0 273.15 T + V0। तो हम क्या करा, हम जो है वो T की वैल्यू इतनी ज़्यादा कम करते गए ग्राफ की मदद से कि हमारे पास जो वॉल्यूम है वो ज़ीरो आ गया, ज़ीरो वॉल्यूम आ गया, 0 लीटर, 0 जो भी ले लो, लीटर क्यूब। ठीक है, वॉल्यूम ज़ीरो आ गया। ठीक है, वॉल्यूम ज़ीरो आ गया। लीटर आपको पता है वॉल्यूम का यूनिट होता है।
केमिस्ट्री में यूज़ हो रहा होता है। तो इसी चीज़ को कहा गया एक्स्ट्रापोलेशन, यानी हमारे पास लिमिट नहीं थी, हमने लिमिट से बाहर जाके काम किया। ठीक है, हमारी लिमिट थी हमारे पास सिर्फ वॉल्यूम की लिमिट थी यहाँ से लेकर यहाँ तक की। ठीक है, हमें सिर्फ इतना वॉल्यूम पता था कि इतने टेम्परेचर पे इतना कम वॉल्यूम आ सकता है, लेकिन हम चाहते थे कि हम देखें कि कब वॉल्यूम ज़ीरो होगा, क्योंकि वॉल्यूम कम तो हो रहा है टेम्परेचर के साथ, लेकिन हमें ये नहीं पता चल रहा ज़ीरो कब होगा। तो हमने एक्स्ट्रापोलेशन का इस्तेमाल कर कर टेम्परेचर को हाइपोथेटिकली यानी ग्राफ से कम करते गए, ग्राफ से वैल्यू खुद ही सपोज करते गए और कम करते गए, तो हमारे पास एक 0 केल्विन का टेम्परेचर आ गया। बेशक ये बात थोड़ी हार्ड है, 1 मिनट यहाँ पर लो, मेरी ये बात सुनो, फिर ये बात समझ आ जाएगी। मैंने कहा था ना हेल्प सी ट्रेंड और पैटर्न्स। तो देखो यहाँ पर आपको पैटर्न समझने के लिए मिल रहा है ना कि क्या पैटर्न बन रहा है टेम्परेचर और वॉल्यूम के दरमियान। ठीक है, एक डायरेक्ट रिलेशन आ रहा है, यानी आप टेम्परेचर कम करते जा रहे हो तो वॉल्यूम कम हो रहा है, या फिर वॉल्यूम कम कर रहे हो तो टेम्परेचर कम हो रहा है। ठीक है, तो ये बात आप इधर देख पा रहे हो अच्छी तरीके से। तो हम टेम्परेचर कम करते गए, यहाँ तक हम टेम्परेचर कम कर सकते थे। आपको पता है ना दुनिया में इतना कम टेम्परेचर नहीं है कहीं भी। अटलांटिक जो है, अटलांटिक ओशन या जो आपके पास पैसिफिक है, इसमें भी अगर जो सबसे कम टेम्परेचर आता है, या जो हमारे पास जहाँ पर ज़्यादा बर्फ़ मौजूद है, अगर वहाँ भी हम चले जाएँ तो 50 डिग्री, 70 डिग्री, 80 डिग्री माइनस में सेल्सियस हमारे पास नेगेटिव में होता है, इससे कम टेम्परेचर नहीं होता। यानी हम 80, 110 तक तो जा सकते हैं इस दुनिया में, लेकिन इससे नीचे हम टेम्परेचर नहीं लेके जा सकते, क्योंकि हमारे पास ना ऐसी मशीनें हैं, ना ऐसा इन्वायरमेंट है जो कि हमारे पास इतना कम टेम्परेचर कर सकें। आपका फ्रिज भी एक ख़ास तरह तक टेम्परेचर कम कर सकता है, ऐसा तो नहीं है कि बहुत इतना ज़्यादा टेम्परेचर कम कर दे कि जैसी ही कोई चीज़ उसमें लेके जाए फ़ौरन जमा दे, है ना, ऐसा नहीं होता। तो इस टेम्परेचर को भी हमने देखना था कि ये टेम्परेचर हमें कैसे मिलेगा। तो ये टेम्परेचर हम खुद कम करते गए, हमने एक इक्वेशन बना ली ग्राफ की मदद से, और हम टेम्परेचर यहाँ तक तो हमें मिल गया था। हमने देखा हाँ ये बिल्कुल इक्वेशन सही है कि हम टेम्परेचर कम कर रहे हैं, हमारे पास वॉल्यूम कम होता जा रहा है। तो हमने क्या किया, अब हम यहाँ पर आए और यहाँ से लेकर यहाँ तक हमने एक्स्ट्रापोलेशन किया, यानी खुद अपनी मर्ज़ी से टेम्परेचर सपोज करते गए, कम करते गए। तो जैसे जैसे हम टेम्परेचर कम करते गए, हम देखते गए वॉल्यूम और कम आता गया, आता गया, आता गया। फिर हमने -273.17 सेल्सियस रखा। तो जब हमने ये टेम्परेचर रखा तो हमने देखा कि T से T कैंसिल हो गया, ये वाला T से T ये चीज़ कैंसिल हो गई, V0 माइनस में, ये चीज़ माइनस में आ गई, तो ये चीज़ इसको प्लस को ख़त्म करके 0 ले आई, यानी V = 0 हो गया। अब इस इक्वेशन के अंदर ये टेम्परेचर पुट करो, देखना आपके पास V = 0 आ जाएगा। तो जो काम आप नहीं कर सकते थे रियलिटी में, लेकिन वो काम आपने ग्राफ की मदद से कर लिया, इसी चीज़ को कहा गया एक्स्ट्रापोलेशन। तो ये काम, ये देखो, ये काम तो हकीकत में भी नहीं हो सकता था, तो इसको समझना भी थोड़ा मुश्किल है। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये आप बात समझ गए होगे। मैंने बहुत डिटेल इसकी दे दी, मैं जितना डिटेल में जा सकता था मैं चला गया, इससे ज़्यादा डिटेल में जाऊँगा तो आप भी वीडियो बंद कर दोगे आप। तो मैं उम्मीद करता हूँ मेरी बात आपको समझ में आ गई होगी। यहाँ हमारा ये टॉपिक कंप्लीट हुआ। अब इसके बाद हमने पढ़ना है सिग्निफिकेंट फिगर्स, तो वो तो आप बहुत पहले भी पढ़ चुके हैं, तो उसे भी हम डिटेल में ही पढ़ेंगे। ग्राफ जैसा मैंने शुरू के 12-15 मिनट में बनाना सिखाया, अगर वैसे ग्राफ बनाओगे तो इंशाल्लाह पूरे नंबर हासिल करोगे। ठीक है, इसको फिर एक बार रिपीट कर लेना, अगर नहीं समझ में आया तो एक बार फिर मेरी वीडियो को रिवाइंड करके देखना, ज़रूर ये बात समझ में आएगी कि हमें वो टेम्परेचर हमने पीछे करते गए जो हम नहीं हासिल कर सकते थे, तो उससे हमें पता चल गया वॉल्यूम 0 कब आता है। तो उम्मीद करता हूँ मेरी बात समझ में आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। अपनी कीमती दुआओं में ज़रूर याद